हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं सीएपीएफ पेपर 2 का जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसी का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में मैं दूंगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे, आपको दिख रहा होगा मेरा चैनल का प्लेलिस्ट। तो इसमें ये वाला जो प्लेलिस्ट है 2022 सीएपीएफ कंप्लीट ग्रामर वीडियो कोर्स, इसमें मैंने फर्स्ट से लेकर 12 चैप्टर्स तक सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। वो सभी को दिख सकते हैं वो वीडियोस। और वैसे टोटल सीएपीएफ ग्रामर में 35 चैप्टर्स है, उसमें से मैंने 12 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग आराम से वीडियोस देख सकते हैं और नोट डाउन करिए, सीक्वेंस में देखिए, कोई वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर यदि किसी को बुक चाहिए सीएपीएफ ग्रामर की, तो इसी इन वीडियोस के लिंक में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको दिख जाएगा ग्रामर बुक की लिंक। अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके सीएपीएफ ग्रामर की बुक ले सकते हैं। अब हम आते हैं जो 2021 एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन आर्गुमेंट का, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आर्गुमेंट पूछा गया था वो इलेक्शंस इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले हम कंटेंट पर न जाके हम फॉर्मेट को देखते हैं। तो आर्गुमेंट में फॉर्मेट क्या होता है? इंट्रोडक्शन, फॉर, अगेंस्ट और कंक्लूजन, ये फॉर्मेट है। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर आप इंट्रोडक्शन में जो आपको लिखना आप लिखेंगे, वैसे ही फॉर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। फिर अगेंस्ट लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और नीचे पॉइंट वाइज लिखेंगे और कंक्लूजन आप नीचे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज है, मैं वर्ड लिमिट के बारे में बता दूं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखा होगा तो आर्गुमेंट में कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहता है कि इतने वर्ड्स में आपको खत्म करने हैं, वर्ड लिमिट नहीं दिया रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखते ही चले जाओ, अच्छा वर्ड लिमिट नहीं है तो अनलिमिटेड वर्ड्स में लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आर्ग्यूमेंट जो मार्क्स वेटेज कैरी करता है वो है 20 मार्क्स। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट का। और ऐसे का भी 20 मार्क्स है। फाइन। ऐसे का 20 मार्क्स है और वर्ड लिमिट सेट किया यूपीएससी वालों ने 300 वर्ड्स। तो आर्गुमेंट में दो इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन वर्ड लिमिट के रिलेटेड। तो हम ये मान सकते हैं कि 20 मार्क्स आर्गुमेंट का भी वेटेज है तो इसका भी 300 वर्ड्स होगा। तो इसीलिए आर्गुमेंट का वर्ड लिमिट आप मान के चलो 300 वर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको फुल स्टॉप तो करना है ना, तो आप 300 वर्ड्स लिख के आप फुल स्टॉप कर सकते हो, आर्गुमेंट को खत्म कर सकते हो। राइट। अब हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो आर्गुमेंट के इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि है ना, आपको बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, आपको एक लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है। फाइन। और जो आप एक लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे उसमें आप या तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप है ना कोई फैक्ट्स बता सकते हो। ठीक है। या ये क्वेश्चन से रिलेटेड किसी ने कुछ कहा हो अब वो बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है आप वो भी बता सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, इन द लोकसभा द पीएम हैज अगेन एम्फसाइज्ड द एडवांटेजेस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो यहाँ पर पीएम ने ये कहा, ये मैंने बता दिया। फाइन। तो आप या तो ऐसा कोई कोट हो, जैसे एक बार आया था सीएपीएफ 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, तो ये किसने कहा था, इससे मैंने इंट्रोडक्शन अपना शुरू कर दिया। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि इंट्रोडक्शन में आपको साइड्स नहीं लेने। अगर आप इंट्रोडक्शन में साइड्स लोगे तो फिर फॉर अगेंस्ट में क्या लिखोगे? राइट। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आप इंट्रोडक्शन लंबा मत करो, इंट्रोडक्शन एक लाइन का रखो। देखिए मैंने कितना छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आप सेकंड में भी आप देखेंगे, देखिए कितना छोटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का बड़ा कर दोगे ना तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी साइड्स लेने की, यानी फॉर में लिखने की, अगेंस्ट में लिखने की। आप इंट्रोडक्शन में फॉर या अगेंस्ट लिख दोगे, उससे आपके मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है। अब कोई कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्गुमेंट को शुरू करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए और वो बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं मैम कंक्लूजन भी देना जरूरी है, क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है आर्गुमेंट के राइट, फॉर एंड अगेंस्ट। तो स्टूडेंट्स को लगता है इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन देने का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा जरूरी। इंट्रोडक्शन इसलिए देना जरूरी है क्योंकि आप कोई डिबेट स्टार्ट कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड देना जरूरी है। कंक्लूजन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपका खुद का व्यू पॉइंट जानना चाहता है, खुद का ओपिनियन, खुद का आपका स्टैंड क्या है विद रिस्पेक्ट टू
सर्टन इशू, ये जानना जरूर चाहेगा, इसीलिए कंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मगर आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हो फॉर और अगेंस्ट में लिखने का। अगर आप इंट्रोडक्शन में 50 वर्ड्स रख दिए, कंक्लूजन में 50 वर्ड्स रख दिए, तो बताओ सिर्फ 200 वर्ड्स आपके पास रहेंगे फॉर एंड अगेंस्ट लिखने में, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ पर मैंने सिंपली फॉर लिखा है और सिंपली अगेंस्ट लिखा है। तो अब स्टूडेंट्स कोई कोई लिखते हैं आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखेंगे इतना बड़ा। अरे जब फॉर लिखकर काम चल रहा है, इंस्ट्रक्शन में भी आप देखोगे लिखा रहता है इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में फॉर एंड अगेंस्ट, तो फॉर से जब काम चल रहा है तो इतना लंबा लिख के आप अपना एग्जामिनेशन हॉल में टाइम क्यों किल कर रहे हो? एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ, ये कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, जैसे इसमें लिखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, कोई मतलब नहीं, मत लिखो स्टूडेंट्स। फॉर से जब आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट, उतना ही मार्क्स मिलना है, तो क्यों आप ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो उतना लंबा चौड़ा लिखने का? कोई कोई स्टूडेंट्स लिखते हैं इलेक्शंस इन द स्टेट असेंबली शुड बी स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली बिकॉज, फिर 1 2 3, ये भी गलत है, एक तो इतना टाइम टेकिंग। अब दूसरी चीज, जब लिख रहा है फॉर एंड अगेंस्ट, तो सिंपली फॉर एंड अगेंस्ट लिखो ना, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स? आप लोग अननेसेसरी चीज लिख कर अपना टाइम एनर्जी सारी वेस्ट कर रहे हो। जैसे रिपोर्ट में सोर्सेज लिखकर, जो कि ऑप्शनल है, नहीं लिखो तो भी ठीक, लिखो तो भी ठीक, तो क्यों लिख रहे हो भाई? वैसे आर्ग्यूमेंट में लंबा लंबा क्यों लिख रहे हो? एज इफ इसको लिखने से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। फॉर लिखो, बात खत्म करो, जहां पे कम से कम टाइम वेस्ट हो वो काम किया करो। अच्छा, अब नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 पॉइंट्स दिए हैं, अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट दिए हैं। अगर आप फॉर में 3 पॉइंट दे रहे हो तो अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट दो, फॉर में 2 पॉइंट दे रहे हो तो अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट दो, कम से कम 2 पॉइंट देना जरूरी है, या तो फिर 3 पॉइंट दे दो। अब कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सोचते हैं ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट देंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट, वर्ड लिमिट तो वही है 300, अब ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट देंगे तो इसका मतलब आप पॉइंट्स को इलैबोरेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू वर्ड कॉन्स्टेंट। वर्ड लिमिट की मजबूरी से आप एक एक पॉइंट को इलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, फाइन। तो इससे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट को टच एंड गो वाला सिस्टम रखते हैं। मतलब एक पॉइंट्स में बस एक लाइन लिखे, बात खत्म, सेकंड पॉइंट में सेकंड लाइन लिखे, बात खत्म, थर्ड पॉइंट में भी एक लाइन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ, ऐसा मत करो। मतलब ऐसे बच्चों वाली हरकतें हैं ये, ठीक है। आप ऑफिसर बनने चाह रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं 2 ही लिखूं, मगर एकदम सॉलिड लिखूं, एविडेंस और डेटा देकर लिखूं, स्टैटिस्टिक्स दे दूं, अपनी बातों को रैशनली सपोर्ट करूं अपने ओपिनियन को। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये नहीं कि पॉइंट्स को बढ़ाते चलो, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग बट द क्वालिटी इज डिक्रीजिंग, ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखोगे ज्यादातर आर्गुमेंट्स मेरे जो आंसर्स होते हैं उसमें 2 पॉइंट्स ही होते हैं, कहीं कहीं 3 मिल जाते हैं, मगर यूजुअली 2 ही होते हैं। तो आप लोग 2 रखोगे तो बेहतर है, 3 रख दो, 3 से ज्यादा कभी मत रखना, फाइन। पता चला सिर्फ आर्गुमेंट ही लिखते रह गए। अच्छा, नेक्स्ट आपको है ना ये भी ध्यान रखना है कि एक तो इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए फॉर एंड अगेंस्ट में। एक चीज ध्यान रखना है, जब आप मतलब कि फेवर में लिख रहे हो या आप अगेंस्ट में लिख रहे हो, तो आप कभी भी ना सजेशन मत दिया करो। मतलब आपको फेवर में लिखना है या तो आप अगेंस्ट में लिखो, तो इस फेवर और अगेंस्ट में आप सजेशन मत लिखा करो। जैसे इसमें है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में है, तो फिर आप यहीं पर साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, सपोज आप फॉर में अगेंस्ट में लिख रहे हो, साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, फिर आप यहीं पर सजेशन दे रहे हो, ये काम नहीं करना है। आई मीन द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर सजेशन ओपिनियन, सजेशन ओपिनियन देना है तो आप कंक्लूजन में दे दो, ठीक है, जो कि मैंने दिया ही हुआ है, मगर आप फॉर एंड अगेंस्ट में सजेशन मत देना, फाइन। अच्छा, एक और चीज है, जब आप अपना इस स्टेटमेंट को फेवर कर रहे हो तो कोशिश करो थोड़ा है ना, मतलब कोई मतलब वेटी सा आर्गुमेंट दो, जिसमें अगर आपके पास डेटा है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने का तो वेल एंड गुड, मगर अगर नहीं भी है तो इस रैशनली पेश उस आर्गुमेंट को प्रेजेंट करो, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। In the Lok Sabha, the PM has again emphasized the advantages of simultaneous elections. Simultaneous election in states will make the election process more inclusive one.
बहुत इंक्लूसिव हो जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो पूरे इंडिया में हॉलीडे होगा, अगर हॉलीडे होगा तो जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो लोग आएंगे और वोट करेंगे। अगर वोट करेंगे तो ऑब्वियसली वोटर्स का टर्नआउट बढ़ेगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट मैंने लिखा है, पीएम हैज सेवरल टाइम डॉक्यूमेंटेड द फैक्ट दैट रिकरिंग इलेक्शंस हैम्पर्स द डेवलपमेंट वर्क. It also disrupts the normal public life as regular political rallies leads to traffic congestion. Such disruption would be limited in simultaneous elections. Simultaneous elections में जो लगातार political campaigning होती है उससे हम बच जाएंगे। Third point लिखा है, also simultaneous elections would free the CAPF jawans from getting deployed for prolonged period. Instead, their services can be utilized in other security sector. अच्छा, तो ये मैंने 3 points लिख दिया। अब आप देखोगे हर जगह मैंने डेटा नहीं दिया, हर जगह एविडेंस नहीं दिया है। अब यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर भी नहीं दिया कि कहाँ कहाँ कंजेशन हुआ है। जहाँ जरूरत नहीं हो वहां पे मत दो, इनफैक्ट मैंने इसमें भी नहीं दिया है, मगर ये सारे वेटी हैं। ओके, अच्छा, अब कोई स्टूडेंट कहते हैं मैम हमने जो फॉर में लिखा है क्या उसी को काउंटर करना जरूरी है अगेंस्ट में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास है पॉइंट काउंटर करने के लिए तो करो, मगर काउंटर करने करते डेविएट मत हो जाना। पॉइंट है तो काउंटर करो, वरना डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट लो, मगर क्वेश्चन से कनेक्टेड होना चाहिए और स्टेटमेंट के अगेंस्ट होना चाहिए। Simultaneous elections in states are virtually impossible to implement as it would mean arbitrarily curtailing or extending the term of existing assemblies to bring the election date in line with the rest of the country. यानी इसका मतलब क्या है, जो असेंबली है उसका जो टेन्योर है उसको या तो एक्सटेंड करना पड़ेगा या तो और कम रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हर स्टेट में पॉसिबल हो जाए, तो जो कि मुश्किल है। फिर सेकंड में, where the government is run by coalition, they are most likely to face premature dissolution. Currently 10 states out of 29 have coalition government. सोचे मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है, एक डेटा यहाँ पर भी नहीं दिया है। These states will disrupt the complete procedure of simultaneous election. Today there are huge unemployment in India, but if the election states are held simultaneously, unemployability rate may increase due to time gap between the two elections. यहाँ पर in नहीं होना चाहिए था, between होना चाहिए था। We have seen that a lot of jobs are created during the election time. So holding regular elections say would help in decreasing the unemployment rate in India. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी कोई डेटा सच नहीं दिया, मगर ये भी आर्गुमेंट वेट है। अब मैं कंक्लूजन में एक सजेशन दे रही हूँ, जो कि मैंने आपको फॉर एंड अगेंस्ट में मना किया है। Simultaneous election in India is not a feasible idea due to different political scenario in different states. But this innovative idea can be applied to local body elections as they mostly complete their tenure. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लोकल बॉडी जो इलेक्शन होता है, पंचायत इलेक्शन, उसमें ये साइमल्टेनियस इलेक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये मैंने दे दिया एक सजेशन। ओके, अब आर्गुमेंट 2, फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब तो खैर फार्म लॉज भी रिपील हो चुकी है। चलिए, फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट 3 फार्म बिल्स सिंस नवंबर 2020, बस एक ही लिखा है। अब यहाँ पर प्रोटेस्टिंग है, तो मैंने इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड अपने इंट्रोडक्शन में दे दिया, ज्यादा लंबा चौड़ा हमें इंट्रोडक्शन देना भी नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, 2 ही पॉइंट्स लिखा है मगर अच्छे से एलैबोरेट किया है। फार्मर्स आर इलेक्टेड टू negotiate with the central government even after SC state the implementation of farm laws, Supreme Court. This is because farmers are allegedly realizing that, अब इसमें politically motivated है, तो मैंने क्या लिखा है कि जो फार्मर्स है वो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं, जबकि आरएलडी पार्टी है वो उनके इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। ठीक है, और आरएलडी है ना पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं फार्मर्स को। ठीक है, तो उनको लग रहा है उनका फार्मर्स का वोटर्स जो है ना वो ज्यादा इनका इंक्रीज हो जाएगा, वोट बैंक इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने दिया है वहां पे ये दिया है कि 2 फार्म लॉज है ना उसको प्रोटेस्ट, उसके अगेंस्ट खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये तो रिमूवल ऑफ स्टॉकिंग लिमिट्स एंड इवेंचुअली लीडिंग टू अनलिमिटेड बाइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड प्रोक्योरमेंट एंड वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो जो फर्स्ट वाला लॉ है वो तो फार्मर्स के फेवर में ही है, और जो सेकेंड वाला लॉ है वो तो पहले से एग्जिस्ट करता था कि और कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग पहले से एग्जिस्ट करता था। तो मैंने एक एग्जांपल पेप्सी कंपनी का दे दिया। ठीक है, वो फार्मर्स से ये सारी चीजें लेती थी। तो इस तरह से फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है ये 2 लॉज के वो डाइजेस्टेबल नहीं है।
उसके बाद मैंने अगेंस्ट में लिखा कि फार्मर्स आर रेजिंग जेन्युइन डिमांड बिकॉज फार्म बिल्स डायरेक्टली अफेक्ट देयर लाइवलीहुड. Farmers Produce Trade and Commerce Act permits sale and purchase outside APMC mandis. According to farmers, MSP procurement happens only inside APMC. If trading moves out of APMC, then these mandis will lose revenue and eventually becomes insolvent. As there is no guarantee of MSP outside the mandis, farmers will become vulnerable to low market values of their commodities. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने एमएसपी का जो इश्यू है फार्मर्स के लिए वो मैंने बताया. फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट इज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिकॉज chaos is due to the lack of dialogue between the government and farmers on farm bills. This has led to trust deficit between them. Now farmers feel that the low bargaining power against big corporate giants like Walmart and Reliance. अब फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि ना उनके पास लो बार्गेनिंग पावर है. ठीक है. Anyways, in conclusion में लिखा है there is a dire need of reforms in agriculture sector, but this will happen when both the farmers and the government resolve the deadlock peacefully. Okay, thank you, students.